नहीं, तेरी सोच गलत है। वो भी जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बांसुरा ही बज रहा है। अब ये क्या है, ये देख ये क्या है। एक तो क्या है मैं बताऊं, बात ये है कि मैं जब गाता हूँ तो ऐसा बांसुरा बज रहा है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इनके कंठ में बैठी है सरस्वती, अब मेरे कंठ में बैठे हैं भैरव जी महाराज। आदमी गाए तो कैसे गाए। मतलब मैं आपके बीच में बिल्कुल टेंशन की बात नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया वाजपेयी जी ने आपको कविताएं सुनाई। ये बहुत बढ़िया वीर रस के देश के सबसे बड़े कवि है। एक बार इनके लिए आप तालियां बजा दो। वरना तो क्या है, वीर रस के कवि को कोई काम दाम नहीं होता भाई साहब। लुगाई से पानी भी मांगना हो तो जोर जोर से मांगेंगे, पानी ला। अबे मैंने की धीरे से ही मांग ले। वीर रस के कवि, अब वाजपेयी जी तो क्या है देश के सबसे बड़े कवि है, तो ये तो नहीं। वरना वीर रस के कवि तो ऐसे होते हैं। एक वीर रस का कवि तो माइक पे खड़ा खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोला मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। तो नीचे से एक वो खड़ा हो रहा था ना, बार बार ऐसा ही छू रहा था। जैसे ही वो कवि बोला मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, तो नीचे से लड़का बोला, ओए चोटे तेरी बीड़ी बुझ की, पहले उसको तो जड़ा ले। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे से एक गलती हो गई। राजस्थान अपने आप में बहुत, हम लोग आज देखने गए थे किला, इतने बढ़िया ढंग से संभाला। अगर उन्होंने किला इतने बढ़िया से संभाला तो लाफ्टर चैलेंज में सुरेश अलवेला ने अपनी उपस्थिति ऐसे दर्ज कराई कि कोटा नहीं पूरा राजस्थान, पूरे देश को जानना पड़ा कि एक सुरेश अलवेला ने पूरे हिंदुस्तान को पछाड़ते हुए इस कोटा राजस्थान को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाकर के बिठा दिया। मैं चाहता हूँ इतनी जोरदार तालियां बजे कि वो दिन उसे याद आ जाए जिस दिन उसने ये खिताब लाफ्टर चैलेंज का जीता था, परम भाई सुरेश अलवेला जी। अब ये कह रहा तालियां, ताली तो ऐसे ही बजा रहे हैं बापड़े हो। बजा रहे जब भी और बजाओ, ये समझ में नहीं आती भाई साहब मेरे को। वीर रस के कवि क्या है, वीर रस के कवि को काम दाम तो होता नहीं है। एक वीर रस का कवि तो जोर जोर से माइक पे चिल्ला रहा था, बोला तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में उसकी लुगाई बोली दोबारा बोलना रे, क्या बोला तू। वो बोला तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। तो लुगाई बोली, ओए 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, उनको क्या तेरा बाप बदलेगा। कहाँ देख लेता है यार तुम। एक वीर रस का कवि तो इधर उंगली करके कह रहा था, पाकिस्तान तेरा नक्शे में से नाम मिटा देंगे। अबे मैंने कि बेवकूफ, जिधर तू उंगली कर रहा है उधर पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है। हर काम गलत साइड में। देखो अपन क्या हास्य रस के आदमी, वीर रस के कवि को कोई बात कहनी हो ना तो वो यूं कहते हैं कि जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। अब ये बात ऐसे ही नहीं कहते हैं, आप बैठ जा, एक घटा ले, बैठ जा भाई, बैठ जाते हैं। वीर रस का कवि क्या है, ऐसे बात करता है, जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। अब अपन हास्य रस की नहीं कहते ऐसे, अपन इसी बात को कहते हैं तो अलग स्टाइल से कहते। और कूद के आया धोनी बाहर, इसको तो ओलंपिक में भेजना चाहिए। पीटी उषा वो लेके नहीं आएगा, छीन के आएगा। और लग भी रहा है छीनने वाला। देख क्या है, वीर रस का कवि कहता है साहब जान दे देंगे पर कश्मीर नहीं देंगे। अब अपन ऐसे नहीं कहते, अपन तो यूं कहते हैं कि मैं जान भी नहीं दूं और मैं कश्मीर भी नहीं दूं। अब कर ले तेरे जचे। अब वो क्या है, तो वो कह रहे थे ओबामा के बारे में। अब ओबामा क्या है, ओबामा पिछले दिनों हिंदुस्तान आया तो ओबामा ने दिल्ली में आते ही घोषणा करी कि मैं हिंदुस्तान को एड्स की रोकथाम के लिए 500 करोड़ रुपए का ऋण देता हूं। तो 2-4 नेता और पहुंच गए ओबामा के पास, बोला भाई साहब थोड़ा सा मलेरिया के लिए भी दे दो। तो ओबामा बोला मलेरिया के लिए क्यों दे दो, मलेरिया हम इंडिया वालों ने थोड़ी फैलाया है, हम अमेरिका वालों ने थोड़ी फैलाया है। ओबामा तो इतना खतरनाक आदमी समझ में ही नहीं आता, 500 करोड़ का व्यवसाय करके गया। वरना तो क्या, अपन तो इंडिया वाले आदमी, आप सबके मैं फालतू ओबामा की बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ पसती नहीं है आपसे। मैं तो अपन तो प्रेम प्यार के आदमी है, फालतू फोकट की बात करने से क्या मतलब है अपन को। मैं तो पिछले दिनों एक ज्योतिषी के पास गया, मैंने ज्योतिषी से कहा, मैंने कहा महाराज मेरा भविष्य देखो। तो ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा, हाथ देखने के बाद ज्योतिषी बोला तुम एक लड़की से बहुत प्रेम करते हो। वाह वाह।
वाह। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तू तो बताओ लड़की भी मुझसे प्रेम प्यार करती है क्या? तो ज्योतिषी बोला रहा वो लड़की भी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये भी ठीक है, तू तो बता उस लड़की का बाप हमारी शादी करवा देगा क्या? ज्योतिषी बोला रहा उस लड़की का बाप तुम्हारी चट्ट मंगनीर पट्ट ब्याह रचवा देगा। तू जल्दी से अपना रिश्ता लेके उसके बाप के पास जा और मेरी दक्षिणा निकाल 10 रुपए। मैंने कहा महाराज आप 10 की जगह 100 का नोट लीजिए, पर मैं आपके घर पे बारात लेके कब आऊं ये बता दीजिए। स्टाइल से काम करना पड़ता है। वो एक लड़की गई एक पंडित जी के पास, पंडित जी से जाके बोली पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही, शादी कराओ। तो पंडित जी बोले एक लड़का है बहुत बढ़िया है, उसके पिताजी कलेक्टर है, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है IIT बहुत बढ़िया लड़का है। तो लड़की बोली जी बढ़िया बढ़िया करता क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो बताओ लड़का दिखता कैसा है? तो पंडित जी बोले बिल्कुल फिल्म का हीरो दिखता है। लड़की बोली कौन सी फिल्म का? तो पंडित जी बोले पीपली लाइव का। क्या शोध करता है भाई तू? अरे बहुत तगड़ा काम होता है इस देश में, समझ में ही नहीं आते। मैं आपको बताऊं, देखो अपन जना फालतू फुकट की बात नहीं करेंगे। मैं तो क्या है देशभक्ति भी करते हैं अपन, पर अपनी देशभक्ति की स्टाइल दूसरी होती है। हाँ जी। अपनी देशभक्ति होती है कि आन बान शान से गिर पड़ो मकान से। ये अपनी मैं तो पिछले दिनों सेना में भर्ती होने गया, तो मैंने मेजर से कहा मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने आया हूँ। तो मेजर बोला सेना में भर्ती होने आया है तो अपनी बॉडी फुला। अब मैंने बॉडी फुलाई भाई साहब, तो मच्छी ऊपर की जगह नीचे भूल गई। मेजर मुझसे बोला तेरे हाथ में हाथ नहीं है, तेरे पाँव में पाँव नहीं है, और तू सेना में भर्ती होने आ गया। मैंने कहा मेजर साहब मैं सेना में भर्ती होने नहीं आया, मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़े तो मेरे भरोसे मत रहना। तो मेजर को गुस्सा आ गया। मेजर बोला तेरे ही भरोसे रहना पड़ेगा। ये 2 पांडुलिपियां जिस किसी की भी लटक रही हैं, मेरा इनके मौलिक माता पिता से निवेदन है कि इनको संभाल लो। मैं जानता हूं ये बच्चे देश का भविष्य है, पर इनको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनकी मम्मियां कहीं हो तो बच्चों को संभाल लो, क्योंकि क्या है कि आप माता बहनें ही हो जो बच्चों को संभाल सकती हो। आप सही कह रहा हूं, जब आप अपनी औकात पे आती हो तो बच्चा क्या बच्चे का बाप चुप हो जाता है। क्या बात है। तो अपन तो देखो हंसी खुशी आले आदमी, अपन को फालतू टेंशन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है अपन तो। मैं तो आपके बीच में, आप सब स्टूडेंट हो, मैं तो साहब छठी में जब पढ़ता था ना, तो मैं आप सबको है ना पास होने का फार्मूला बता के जा रहा हूँ। कोई भी फेल नहीं होगा मेरे फार्मूले से काम करेगा। मैं जब छोटा था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, एंड के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया भाई साहब। ऐसे क्या है अपन सारे काम स्टाइल से करते हैं। अब वो बोल रहे थे, बोला अब मैं आपको बताऊं क्या है कि वो पिछले दिनों वो कैलेंडर देख के बन जाती है हमारी कविताएं, तो मैं फालतू टेंशन नहीं लेता, क्योंकि इन सब जितने भी कवि आपने बुलाए इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है, क्योंकि इन्होंने तो कविताएं लिख लिख के घिस दिया। अपना तो जैसा का जैसा ही है। अब वो क्या है, देखो रावण जाता है भिक्षा मांगने जाता है, तो कहता है रावण माँ भिक्षा दे। माँ कहती है ये ले। बोले ऐसे नहीं, सीमा रेखा के बाहर आके दे। ये ले, सीमा रेखा के बाहर आके ले। हा हा हा, मैं भिक्षुक नहीं रावण हूँ। मैं भी सीता नहीं कमलाबाई हूँ। वाह भाई वाह। अपन टेंशन लेकर मैं तो सेना में भर्ती होने गया। जो मेजर बोला तू सेना में भर्ती होने आया तो अब तो तेरे ही भरोसे रहने पड़ेगा। जो मेजर ने मेरे को डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लड़ने भेज दिया भाई साहब। अब मैं युद्ध लड़ा के वापिस आया। मैंने मेजर से कहा मेजर साहब आपके सारे सैनिक फालतू है, अकेला मैं ही हूँ देशभक्त। तो मेजर बोला तैने क्या कर दिया? मैंने कहा मेजर साहब मैंने एक दुश्मन का हाथ काट दिया। मेजर बोला बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैंने उसका कान भी काट दिया। मेजर बोला बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेजर साहब मैंने उसका पाँव भी काट दिया। तो मेजर बोला बेवकूफ तूने डायरेक्ट गर्दन क्यों नहीं काटी? मैंने कहा मेजर साहब गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई थी।
अरे जैसे अब ये 4 जवान और आ रहे हैं। आ जाओ भैया, तुम तो सही टाइम पे आ रहे हो, हमने ही प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू करवा दिया था। हाँ कितने हैं? 5 जी, ये तो मैं ही गिन सकता हूँ। जी तुम क्या जानते हो, IIT वाले हो तो ज्यादा दिमागदार हो। ये 6वीं तक पढ़ा है भाई, पास तो गिन ही सकता है। 6 दूनी 12, इतना तो आता ही है। देखो अपन क्या है, देखो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। स्कूल में मार साहब कहते थे ना, पायडा सुना, जो अपन तो सुना देते थे पायडा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया ए, 3 2 तिया एर, 2 चौकू, 2 छक्के। मास्टर बोले ये कोई फावड़ा है? मैंने कहा मार साहब फावड़े वावड़े मत जाओ, आप तो धुन में कोई डिफेक्ट हो तो बताओ। ऐसे क्या है, अपन फालतू फोकट की। मैं तो आप सब जवान लड़के हो, मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपके फॉर्मूले की बात करता हूँ। मैंने पिछले दिनों बंबई में एक लड़की से शर्त लगा ली कि मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से चूम सकता हूँ। लड़की बोली ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिना हाथ लगाए कैसे 20 कदम दूर से किस कर ले? अरे मैंने कि हम राजस्थान के, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लड़की बोली ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा तू लगा 10-10 रुपए की शर्त, मैं तेरे को 20 कदम दूर से किस करके बताऊंगा। तो लड़की ने मेरे से शर्त लगाई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको किस किया, तो छोरी बोली ओए मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। मैं बोले ले पकड़ 10 का नोट, अपना काम तो हो लिया। तू IIT पास। IIT मेरे को तुम थोड़ी देर और सुन लो तो सब पास। कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो भाई साहब ऐसे ही हंसी खुशी के आदमी, अपन को फालतू टेंशन से माथा फोड़ी से क्या लेना देना। वो करगिल की चोटी पे कब्जा पा लिया, अरे चोटी पे कब्जा पाने से कुछ भी, रात को आदमी लुगाई के कमरे में घुसपैठ करता है, सुबह सीमा रेखा से खदेड़ दिया जाता है। तो क्या है वो, मैं बताऊं आपको, एक काला कलूटा लड़का, उसकी शादी होगी गोरी लड़की से। अब वो जब भी ससुराल जाता उसकी कोई खातिरदारी नहीं होती थी। एक दिन वो काला कलूटा लड़का जैसे ही उसके ससुराल में गया, उसकी जोरदार खातिरदारी हुई। उसने उसकी सासू से पूछा, अरे सासू मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काला कलूटे लड़के की सासू बोली आप तो दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, यही मस्त रहो। काला कलूटा लड़का फिर चक्कर में पड़ गया। उसने उसकी लुगाई को बुलाया, लुगाई को बुला के बोला रे मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काले कलूटे लड़के की लुगाई बोली वो क्या हुआ, पिछले दिनों हमारी भैंस का पाटा मर गया। पाटा जानते हो? पाटा कहते हैं भैंस के छोरे। वो बोला वो क्या हुआ, पिछले दिनों हमारी भैंस का बछड़ा मर गया, वो भैंस तुझे देखती है तभी दूध देती है। वाह, बहुत जोरदार वाह करी इसने तो। देखो क्या है, पिछले दिनों एक आदमी गया अपनी लुगाई के साथ, गया साहब नैनीताल। अब नैनीताल गया, उसने सोचा 10 दिन बाद यार अब तो होटल का कमरा खाली कर देता हूँ। अब वो कमरा खाली करने के लिए मैनेजर के पास आया। मैनेजर से बोले मैनेजर साहब बिल कितना हुआ? तो मैनेजर बोला आपका बिल हुआ है 20,000 रुपये। आदमी बोला जी 20,000 रुपये किस बात के? बोले यार ये 2,000 रुपये तो खाने के। आदमी बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना खाए को नहीं खाया आपने, खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोलो और पैसे? बोले 2,000 रुपये आपके लाइट के। आदमी बोला जी लाइट तो हमने जलाई ही नहीं। तो मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई, लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। बोलो और ये 2,000 रुपये का के? बोले 2,000 रुपये एसी के। बोले एसी तो हमने चलाया ही नहीं। वो बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने, एसी तो बिल्कुल तैयार था। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्सा खा के वो फिर उससे मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 50,000 रुपये का बिल चुका। आदमी बोला रहा तुम्हारा कौन सा बिल और किस बात का? तो वो आदमी बोला मैनेजर तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो आदमी बोला तूने काई को नहीं छेड़ा, लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। तो क्या हुआ, अपन क्या है हंसी खुशी की बात करते, अपन फालतू फोकट की बात करने से कोई मतलब नहीं है। आदमी को है ना खुश रहना चाहिए, देशभक्ति तो अपने अंदर भी है। तो अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। और मैं क्या है, मैं तो आपको एक 20-22 साल की लड़की रास्ते में जा रही थी। उसके पीछे से एक मनचरे छोरे ने उसकी चुनरी खींच ली और लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो एक 80 साल का बुड्ढा खड़ा था। लड़की ने बुड्ढे से कहा बाबा ये मेरे पीछे से मिस कॉल आपने किया क्या? हालांकि बुड्ढे को ये बात तो हजम हो गई, पर बुड्ढा बोला मिस कॉल कैसे करूं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई।
अरे वाह, मैं तो एक